नमस्कार दोस्तों, स्टेटमेंट टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्रीमती बीना बिहाना जी से, जो कि इस टाइम पे इस एज में अपने आप को इतनी अच्छे से जिन्होंने मेंटेन किया है। लोग इस एज तक आते आते अपने आप को पता नहीं किस सोच में ले जाते हैं कि वो अपने आप को टाइम से पहले बुजुर्ग बना लेते हैं, लेकिन ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस टाइम पे भी अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है। तो जानेंगे उनसे उनकी फिटनेस का राज और उनसे लेंगे कुछ टिप्स। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो मैम आप अपने बारे में बताइए। मैं बीना बिहाना रिटायर्ड लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट जॉब से। मैंने 27 इयर्स जॉब गवर्नमेंट की करी है और गवर्नमेंट जॉब में ही मैंने अपने शिक्षिका होते हुए नेशनल अवार्ड भी प्राप्त किया है। नेशनल अवार्ड मुझे 2003 में मिला था। तब मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इकोनॉमिक्स की लेक्चरर थी और श्रीमती स्वतंत्र चौधरी हमारी प्रिंसिपल थे। उस समय मुझे मैं स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होते हुए पूरे स्कूल में सभी ऑलराउंडर थी। बच्चों को गेम्स में, शिक्षा में, बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम में, हर काम में उनको मोटिवेट करती थी और प्रेयर में उनको मोरल एजुकेशन पर पूरा लेक्चर देती रही थी। इस तरह से मैंने अपने हर कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके एक अपनी अच्छी सी फाइल तैयार करी मैंने, जिसमें श्रीमती स्वतंत्र चौधरी ने हर सर्टिफिकेट पे मुझे अपने सिग्नेचर दे करके और मेरी फाइल में कोऑपरेट किया। और मैंने वो फाइल स्टेट अवार्ड के लिए भी भेजी थी और नेशनल अवार्ड के लिए भी। लेकिन इस बात का मुझे बड़ा दुख रहा कि स्टेट अवार्ड तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन अचानक दिल्ली से मुझे मानव संसाधन मंत्रालय से लेटर आया एक, और उसमें उन्होंने मुझे लेटर में लिखा कि आपको जो है 5 सितंबर 2003 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे ये देखकर, लेटर देखकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई कि एकदम इतनी अच्छी खुशी मुझे मिली और मैं खुशी से समझो फूल ही नहीं समा रही थी, पागल हो गई थी कि भाई राष्ट्रपति पुरस्कार। और राष्ट्रपति भी कौन, उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो अब्दुल कलाम जी थे। और मुझे बड़ा ये पढ़कर लेटर में अच्छा लगा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आपको सम्मानित करेंगे और प्रधानमंत्री उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो फिर जब मैं वहाँ पर दिल्ली में, हमें 5 स्टार होटल में पहले रखा गया और फिर जिस दिन हमें प्राइज मिलना था 5 सितंबर 2003 में हमें सम्मानित करना था, तो हमें 4 तारीख को एक दिन पहले बुला करके पूरे राष्ट्रपति भवन में हमें रिहर्सल करवाई गई कि आपने कहाँ बैठना है, किस तरह से आपने प्राइज लेना है। तो मुझे एक 25,000 का चेक और एक सर्टिफिकेट और साथ में उनके मुरली मनोहर जोशी जी उस समय जो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे, तो वो भी साथ थे राष्ट्रपति जी के, तो वो भी उन्होंने भी सम्मानित किया था। तो इस तरह से हम राष्ट्रपति भवन में जब सम्मानित हुए तो हमारा बहुत ही गर्व से सिर ऊंचा हुआ कि हम राष्ट्रपति से सम्मानित हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमें प्रधानमंत्री जी ने अपने हाउस पर बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उन्होंने हम सबको अपने लिखी हुई कविताएं सुनाई को सुन करके सभी टीचर्स, हम देश से, पूरे इंडिया से 250 टीचर्स सम्मानित हुए थे। तो उन सबको उन्होंने अपने आस इर्द गिर्द बिठाया बाहर और अच्छी अच्छी उन्होंने अपने टाइम की कविताएं हमें सुनाई। तो मनोरंजन बहुत अच्छी तरह से हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। तो हमें ये वो समय जब याद आता है बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जब हम स्कूल में वापस आए तो वहाँ आकर के हमें हमारे प्रिंसिपल ने, सब टीचर्स ने पूरा मुझे अच्छा फेयरवेल किया, सम्मानित किया। और इस तरह से स्कूल के क्रियाकलाप चलते रहे और बड़ा अच्छा समय व्यतीत हुआ। बीच बीच में गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर्स भी होती रही, मैं कभी घबराई नहीं। इतनी दूर दूर मैं ट्रांसफर
करते थे। जब तो मैं जाती रही हूँ, नैला में मेरी ट्रांसफर हुई तो मुझे 2 बसेस बदलनी पड़ती थी। एक बार पहले भूना तक जाओ, फिर भूना से आगे नैला जाना पड़ता था। इस तरह से मेरी गवर्नमेंट जॉब में एक बार लाली लालवास रतिया के उस तरफ है, वहां भी मेरी ट्रांसफर हुई थी। तो मैंने काफी जगह बट्ठू में भी जॉब किया। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर्स के होते हुए भी मैं कभी घबराई नहीं और मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। मैं जिस स्कूल में भी गई, बच्चे मेरे से बहुत खुश रहे, क्योंकि मेरे को अपने सब्जेक्ट पर पूरी मास्टरी थी और बच्चे भी जो चीज मैं उनको समझाती थी तो उनको बड़े। और जो गर्ल्स स्कूल में मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थी जो जरूरतमंद थी, उनको मैं ड्रेसेस में, बुक्स में पूरा सहयोग करती रही। जिस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो मेरे पास आती थी और मैं उसकी प्रॉब्लम दूर करती थी। तो मैंने बहुत ही मन लगा करके स्कूल में जॉब करी और यही कारण है कि मुझे सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा था कि मेरा रिजल्ट हमेशा 90% से अबव 100% भी आता रहा, 95 भी आता रहा, 97% भी आते रहे इकोनॉमिक्स के रिजल्ट। जो बच्चे जरूरतमंद होते थे उनकी हम पूरी हेल्प करते थे। भाई अगर उनको बुक्स की आवश्यकता है तो बुक्स दे दी, उनको ड्रेसेस की आवश्यकता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो साइकिलें मिलती थी, कई बच्चे ऐसे होते थे शर्म से सामने नहीं आते थे, तो उनको साइकिलें दिलवाने में भी मैं पूरी हेल्प करती थी। तो रिजल्ट भी अच्छे आते रहे मेरे, और इस तरह से तभी मेरे को ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मेरी फाइल को पास किया गया था। उसके बाद फिर स्कूल में अपना रूटीन में वही पीरियड्स लेने, और मैंने 27 इयर्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब करी है। हाँ, उसके गवर्नमेंट जॉब करने के बाद फिर मैं अपना जैसे ही 2009 में मैं रिटायर हुई, और मैं 31 मार्च 2009 में रिटायर हुई थी, और मैंने जुलाई अगस्त में लगभग बाल वाटिका स्कूल में वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन कर ली थी। वहाँ मैंने फिर 6 इयर्स जॉब करी। रिटायरमेंट के बाद फिर हम बीच में जैसे बिटिया के पास भी चले गए। 2013 में मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम किडनी की हो गई, फिर वो किडनी दोनों उनकी ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप अपना किडनी का मेधांता में ले गए इनको, मेधांता में गुड़गांव में। फिर डॉक्टर ने कहा भाई किडनी तो आप खुद अपनी अरेंज करो, भी हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये सुन करके एकदम से बहुत बड़ा धक्का लगा था तब। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो मैं वापस डॉक्टर के पास आ गई अकेली अंदर। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब किडनी मैं नहीं दे सकती क्या? तो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी बिल्कुल दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो, अगर आपकी मैच कर गई तो हम जरूर ले लेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर आप कहते हैं आप अपना पहले घर में सलाह कर लो। मैंने कहा सलाह मैं कर लूँगी बाद में, आप मेरा नाम लिख लो। तो फिर वही बात हुई। फिर अगले दिन से हमारे टेस्ट शुरू हो गए। घर गई तो घर में सब लोग बोलने लगे, ना आप किसी से पूछा ना सलाह करिए और सीधा आपको। तो अपने पति के लिए हर पत्नी देखो इतना तो भी होता है कि तो वो हर कोई कर लेता है। तो मैंने भी ऐसे अपने हस्बैंड के लिए किया, भी सुनकर रहा नहीं गया मुझे जब उन्होंने कहा दोनों किडनियां खत्म है। तो फिर उसके बाद फिर 2013 में मैं जब इधर जॉब में थी, किडनी जब मेरी ट्रांसप्लांट हुई थी तो मैं वापस ट्रांसप्लांट करा के फिर ज्वाइन कर लिया था। फिर 2015 में मेरे को थोड़ी सी घुटनों की प्रॉब्लम हुई, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, ट्रांसप्लांट करवाए मैंने। तो ये रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तो ये चलता रहा। उधर से स्कूल भी जाती रही मैं। फिर मैंने 6 साल वहाँ करके 5 साल मैंने यहाँ 2015 से लेकर के और 2019 तक, 2014 से 19 तक मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में ज्वाइन कर लिया। वहाँ बच्चों का काम था। बच्चे जो प्रॉब्लम से आते थे, कई बच्चों का जैसे यौन शोषण वगैरह हो जाता था, उसमें गर्ल्स भी थे, बॉयज भी थे, और लड़कियां कई बार अपने घर से जैसे 18 साल से कम की लड़कियां नाबालिग होती हैं, तो नाबालिग बच्चों के लिए था यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बच्चों की समस्याएं थी। तो उन लड़कियों को भी हम काउंसलिंग करके समझा देते थे, और बच्चे पेरेंट्स के पास जाना नहीं चाहते थे घर से जो भागती थी, तो उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हम रखते थे। तो इस तरह से यहाँ भी
बच्चों का ही काम था। जिस तरह स्कूल में बच्चों के पढ़ाने का काम था, यहाँ बच्चों की और समस्याएं थी। तो ये 5 साल मैंने यहाँ जॉब करी और साथ साथ मैंने कई संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ी रही। और अब जब रिटायर हुए 2009 के बाद, तो फिर ये 11 साल तो मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद जब आप घर रहने लगे, जब से घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद से मैंने छोड़ दिया जॉब। और उसके बाद फिर मैंने ये 5 साल करके अपना घर में रूटीन बनाया। वही मेरा रूटीन सुबह, जब मैं जॉब में जाती थी तब भी मेरा रूटीन सुबह 4 बजे उठने का था। और अब भी मैं रिटायर होने के बाद ये नहीं सोचती कि भाई मैं रिटायर हो गई हूँ तो मैं अपने सारे रूटीन बदलती हूँ, लथार्जिक हो जाए, सुबह लेट उठे, वो चीज़ नहीं। सुबह हस्बैंड भी मेरे जल्दी उठते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, मैं 4 बजे उठती हूँ तो वो 5 बजे उठ जाते हैं। कहने का बोले इतना पर उठते वो भी टाइम से। तो हम दोनों का ये रूटीन है। मैं सवेरे अपना मॉर्निंग वॉक जाना, घर में पूजा करनी, फिर उधर जाके मंदिर में जल चढ़ाना, वापस आना। तो ये मेरा रोज का रूटीन है और अच्छा लगता है। हम बाहर लॉन में बैठ के फिर आकर चाय वाय पीते हैं। तो उसके साथ साथ मैं कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूँ। तो जहाँ मेरे को कोई बुलाते हैं वहाँ पर भी आज ये करना है, आज सारे आप लेकर आओ, तो मैं गाड़ी भी चला लेती हूँ। तो अपना 4, 5, 6 लेडीज जितनी भी मेरी गाड़ी में आती हैं उनको लेकर के संस्था से जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ जाते हैं। बच्चों, जरूरतमंद बच्चों को सर्दियों में गर्म कपड़े बांट दिए, गर्मियों में फल फ्रूट वगैरह दे दिया। उनको थोड़ा सा समझा कर भी आते हैं, भाई तुम अपना पढ़ाई में भी अपना मन लगा के पढ़ते रहो और साथ साथ जो तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो बताओ। तो सिटी वेलफेयर क्लब की संस्था से भी आदर्श नगर में जो जरूरतमंद बच्चे हैं वहाँ जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर्स को भी कैंप लगा करके दांत वगैरह उनके दिखाते हैं, उनको पेस्ट और ब्रश वगैरह दिलवाते हैं। तो इस तरह ये छोटे छोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं। महिला कल्याण मंच से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं महिला कल्याण मंच में गरीब लड़कियों के, जरूरतमंद जो लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए हम मंथली देते हैं, सहयोग करते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा एडवर्टाइज कर देते हैं, भी कोई और भी हेल्प करना चाहे तो कर सकता है। तो यूट्यूब पे आपने कोई इसके लिए कोई स्पेशल चैनल वगैरह कुछ बनाया हुआ है आपने? नहीं, हमने यूट्यूब में अपना कोई ये एडवर्टाइज नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें ये सब नहीं पसंद। हम तो जो समाज सेवा करनी है वो करते हैं और उसको हम ज्यादा शो अप नहीं करते। भाई जहाँ पर जिस संस्था से जुड़े हैं, जैसे सेवा भारती संस्था है, वहाँ उनके 2 स्कूल चल रहे हैं, एक हंस कॉलोनी में, एक अशोक नगर में। तो वहाँ भी हम जाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जो जिन बच्चों को जिस चीज की जरूरत होती है वहाँ पर वो उनको हम सहयोग करके आते हैं। तो कंपटीशन भी बच्चों के करवाते रहते हैं। तो जब कोई जैसे हर त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ संस्था से जो जुड़े हुए मेंबर हैं सभी पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह महिला कल्याण मंच हो गया, सिटी वेलफेयर क्लब हो गया, एक हमारा जगजीवनपुरा वेलफेयर सोसाइटी है, उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। तो यहाँ पर जब भी किसी को कोई समस्या होती है मेरे पास आते हैं चेयरपर्सन होने के नाते। जैसे पार्क की कोई समस्या आ जाती है तो पार्क को सारा मेंटेन करवाया हुआ है, माली भी रख के दिया हुआ है, चौकीदार भी रख के दिया हुआ है। तो पार्क हमारा हमेशा चमकता रहता है, कोई वहाँ दिक्कत नहीं को अच्छे से मेंटेन है। तो इस तरह से मैं अपना बिजी रहती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ और अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। भाई झूठ बोलूं भी अपना खाने पीने में थोड़ा जैसे मीठे ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, अपने को पूरा मतलब अब जैसे मॉर्निंग वॉक जा करके थोड़ा शरीर ठीक रहता है, इससे एक्टिव भी रहते हैं। तो मैं मतलब ऐसे एक्टिव रहती हूँ हर काम में। कोई मेरे को किसी काम के लिए बुला लेता है, मैं कभी मना नहीं। अब जैसे मैम कभी आपको ऐसा फीलिंग नहीं आई कि मेरी 3 बेटियां हैं, या कभी जैसे होता ही हमारे जो रिलेटिव्स हैं कई बार वो बोल देते कि नहीं एक बेटा होना चाहिए, तो इस चीज के लिए कभी आपको सुनना पड़ा हो किसी से, या आपके मन में आई हो? तो नहीं, आप ठीक कह रही हैं, मेरी बेटियां 3 हैं, लेकिन वही आप वाली बात भी कई बार बुजुर्ग लोग कह, हमारे मन में कभी नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड के मन में कभी आया कि भी हमारी जब हमारी 2 बेटियां हो गई, तीसरी बेटी के टाइम मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा रोने लग गई कि भाई चलो तीसरी भी बेटी हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भी ये अपने बस में नहीं है, जो परमात्मा ने हमें दिया हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो इसलिए ना हमने कभी मन में, हम तो अपना गर्व करते हैं। मेरी 3 बेटियां, मैंने तीनों को पढ़ाया खूब। मेरी 2 बेटियों ने तो MCA करी हुई है और एक ने MA इंग्लिश विद BEd,
और एक बेटी मेरी अमेरिका में है जिसने MCA की हुई थी, वो एप्पल कंपनी में लगी हुई है। और दूसरी बेटी मेरी गुड़गांव में है, वो हाउसवाइफ है। तीसरी बेटी मेरी यहीं पर है और वो भी हाउसवाइफ है, लेकिन बच्चे सारे एक्टिव हैं। और कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मेरी बेटियां हैं तो मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही पाला है। बेटियां मेरी मोटरसाइकिल चला, सबसे पहले मेरी वाली बेटी फतेहाबाद में मोटरसाइकिल चलाती थी, तो कभी भी मैंने उनको ये नहीं महसूस होने दिया तुम लड़की हो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो अपना एक्टिव रही है शुरू से। तो बच्चों के लिए मुझे कभी नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड के मन में आया कि हमारा बेटा नहीं है। हम तो इसमें भी खुश हैं। सबसे बड़ी बात ये है मैडम कि हम संतुष्ट हैं। हम जॉब में हैं लेकिन हम सेटिस्फाई हैं, और इसी यही कारण है हमारा, हम खुश रहते हैं। चाहे हमारे पर कितनी भी तकलीफें आई, कई उतार चढ़ाव आते हैं कई बार जिंदगी में, लेकिन हमने कभी अपने आप को वो नहीं करा, अपना डिटरमाइंड रहे हैं हर चीज में। जो बात मैं सोचती हूँ उसको बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करती हूँ। ये नहीं भी कह दिया और किया नहीं, ये आदत नहीं है। हम दोनों पति पत्नी की ये आदत है। हम अपना जो हमारा, हाँ इस समय हम टेंशन ही मिल रही है लेकिन हम बहुत खुश हैं, उसमें सेटिस्फाई हैं। अपना जो जरूरतमंद है उनकी जरूरत को हम सहयोग भी करते हैं। हमारी 2 मेड है, हमारी एक मेड की बेटी को कैंसर है बेचारी को, लेकिन हम जब जब उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है मेरे पास आती है, मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। जो हमारे पास जितना है हम अपनी चादर के अनुसार हेल्प कर देते हैं। तो ये चीज जरूरी नहीं होती कि हम रिटायर हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, या हमने अपने आप को कभी बूढ़ा समझा ही नहीं। पहली बात सच्ची बात आपको, तो अपना लाइफ जो है ऐसे स्मूथ चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जब आई है दिक्कतें हमने उनको भी झेला है और बड़ा बोल्डली झेला है। हमने कभी ये अपने आप को डाउन नहीं करने की कोशिश करी। तो इसीलिए हम जो है अपना मेंटेन है, फिट है, ये हम खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात। तो मैम एक और मैं आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज के दौर में लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे कपड़े नहीं डालो। इस चीज को लेके काफी मतलब लोग अलग अलग से थॉट्स होती हैं, हर किसी की नहीं होती एक जैसे कि भी। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये चीज कहना कि बच्चे लड़कियां जो हैं वो ऐसे कपड़े पहनती हैं वैसे कपड़े, ये कपड़ों से कुछ नहीं होता है। ये सोच होती है, मानसिकता ऐसी होती है कई लोगों की कि भाई बाकी ये आपको भी, अब बच्चे अब कपड़े ना पहने, बच्चे कई शौकीन होते हैं, फैशन करते हैं, तो फैशन का मतलब ये तो नहीं तुम बुरी नजर से देखो। तो ये चीज कहना, ये उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, बच्चे के कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है भी, अगर कोई ज्यादा ऑड कपड़े पहनते हैं तो वो उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये सोच पर डिपेंड करता है, किसकी कैसे सोच है। किसी की पॉजिटिव सोच होती है, कई तो ये सोचते हैं देखो बच्चे ऐसे कपड़ों में प्यारे लग रहे हैं, और कईयों की नेगेटिव सोच होती है तो वो कहते हैं भी बताओ क्या जरूरत है इनको ऐसे कपड़े पहनने की। तो ये सोच में फर्क है, तो मानसिकता पे फर्क पड़ता है। तो ज्यादा अगर बच्चे और कपड़े पहनते हैं तो देखो वो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं आज के इस दौर में कोविड को देखते हुए भी मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि जो आज लोग कई कोविड में भी इतनी हेल्प कर रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ मैं रोज अखबार में कि फलानी टीम ने जो है ऑक्सीजन बांटे, फलानी ने ये बांटा, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटे, तो पढ़ती रहती हूँ। अच्छा लगता है ये कि देखो लोग कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो मैं तो उन लोगों को शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी, और लोगों को भी पूरा अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे सरकार ने जो नियम बनाए हैं कोविड के लिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए उनको। क्योंकि अगर मास्क नहीं बांधेंगे तो अपनी सेफ्टी नहीं है उनकी, अपनी सुरक्षा है। और बार बार हाथ धोना, 2 गज दूरी पे रहना, ये सारी बातें जो हैं ये कोविड के नियमों में आती हैं। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना ध्यान खुद रखें, क्योंकि आज जो है कोविड का बहुत महामारी जो है इतनी बड़ी फैल रही है, तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। और उन लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ जो इस कोविड में भी उन सबकी हेल्प कर रहे हैं। परमात्मा उनको और शक्ति दे और वो इसी तरह से सेवा करते रहे। धन्यवाद। तो ये भी हमारे साथ बीना भियाना जी, जिन्होंने एक अच्छा संदेश भी दिया और उन्होंने ये भी बताया कि लड़कियों के लिए भी अच्छी बातें कही
लड़कियां उनको फॉलो कर सकती हैं। और हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।